हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। अभी हम क्लास चालू करेंगे और धमाकेदार क्लास होगी आज। और हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरआरबी जेई और आरआरबी लोको पायलट में जो क्वेश्चन जीके के आ चुके हैं वो हम क्वेश्चन अभी करेंगे अपने इस क्लास में। मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है जीके का, वो आई होप आपने देख लिया होगा। पिछली बार पिछले जो क्लासेज हुई हैं हम लोग 35 से 36 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और अगर यकीन मानिए आपने, अगर वो 35 से 36 क्वेश्चन अगर 4 लेक्चर आपने देख लिया है तो उसमें अगर 4 लेक्चर आपने देखा होगा तो कम से कम 35 क्वेश्चन में आप कम से कम 100 क्वेश्चन बना पाएंगे। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है आपको उस हिसाब से मैं जहाँ तक देखता हूँ, अगर मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो उसमें 4 क्वेश्चन भी इंक्लूड करके पढ़ाता हूँ कि आने वाले समय में अगर उस रीजन से कहीं से क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो आज हम अच्छे से क्लास करेंगे और आगे देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जो आरआरबी जेई लोको पायलट और ग्रुप डी में जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। और आपका 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन दिख रहा होगा, आज अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी या इसकी कह रहा है कि जब तक किसी किसी पिंड पर पिंड पर असंतुलित बल असंतुलित बल आरोपित किया जाता है या बल लागू किया जाता है, असंतुलित बल लागू किया जाता है लागू किया जाता है तब तक तब तक तब तक इसकी किसकी या इसकी इसकी डैश है यहाँ पे में निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन ये है आपका, होता है। और ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है। ऑप्शन ए है आपका चाल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बी गति, तीसरा है आपके पास समय और चौथा है ऑप्शन आपके पास संवेग। तो डियर फ्रेंड, इसका आंसर बताना है कि अगर किसी पिंड पर असंतुलित बल कार्य करे या असंतुलित बल लगा दिया जाए तो इसमें से क्या निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो आपने देखा होगा संवेग तो संभव नहीं है, संवेग कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। समय भी संभवता नहीं है। अगर कोई बल लगाया जाए, समय समय पे कैसे बल लगाया जाएगा कि वो परिवर्तन होगा, तो संवेग पे कैसे बल लगाया जाएगा कि वो परिवर्तन होगा। और गति
गति को हम गति भी नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि गति एक समान होती है। या तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो 5 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगी। अगर वो 10 किलोमीटर, अगर हम 2 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर प्रति आवर से ही जाएगी। तो एक निश्चित समय पे एक निश्चित गति होती है। तो यहाँ यहाँ चाल जो है वो चेंज होता रहता है समय के संतुलित बल के लगाने। अगर हम किसी संतुलित बल पे कोई पिंड पे असंतुलित बल लगा दें तो उसके चाल में क्या होगा कि परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, और आंसर जाएगा ए के साथ, और आंसर इसका हो जाएगा क्या, ए। अब चाल क्या होता है, तो चाल आपने पढ़ा होगा, चाल क्या होता है, तो ये होता है क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। समय को अगर हम चेंज कर दें तो चाल चेंज हो जाएगी, अगर दूरी को भी चेंज कर दें तो चाल चेंज हो जाएगी, और असंतुलित बल लगा दिया जाए तब भी चाल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा एसआई में, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, टाइम अपॉन डिस्टेंस होता है, और ये मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम इसका मात्रा क्या लिख सकते हैं, एल टी पे -1। तो ये आपको याद रखना है, इसका बेमीय सूत्र ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, आगे आपका है 37 नंबर क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है कि निषेचित अंडा निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, किसमें समाविष्ट हो जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है, और इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन सेकेंड है आपका गर्भाशय, और ऑप्शन थर्ड है योनि, और डी है आपके पास ग्रीवा। तो डियर फ्रेंड, आपसे पूछ रहा है कि निषेचित अंडा जो फर्टिलाइजेशन एग होता है वो किसमें समाहित होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारा जो जो स्त्रियां होती हैं वो गर्भ धारण करती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि डियर फ्रेंड कि निषेचित अंडा युग्मज के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वो समाविष्ट हो जाता है। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि किसमें वो समाहित होता है और कहाँ बच्चे का विकास होता है। तो आप डियर फ्रेंड देख रहे होंगे अंडाशय वो होता है जहाँ से स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, और अंडे में जाके अंडे से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन चालू होता है। आपके पास दूसरा है गर्भाशय।
तो फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचित अंडा क्या होता है कि गर्भाशय में पहुंच जाता है और वहाँ भ्रूण का विकास होता है। वहाँ बच्चे का क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है और बच्चा वहाँ विकसित होता है। तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा? बी के साथ जाएगा। और योनि होती है जिस रास्ते से क्या होता है कि हमारा योनि जिस रास्ते से आपका स्पर्म जाता है उसे योनि कहते हैं। और ग्रीवा जो होता है योनि के नीचे पाया जाता है, योनि के नीचे पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड, निषेचित अंडा युग्मज के बाद समाविष्ट हो जाता है किसमें? गर्भाशय में। तो आपको इतना याद रखना है कि जब क्या होता है कि जब निषेचित अंडा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है अंडाणु का तो वो गर्भाशय में पहुंच जाता है। और ये हार्मोन से होता है, जो हार्मोन से होते हैं उनके वजह से बदलाव आता है और हार्मोन के द्वारा ही गर्भाशय होता है। देखते होंगे कि जब मासिक आता है लड़कियों का चाहे लेडीजों का जो भी मासिक आता है, आप देखे होंगे कि हर महीने क्या होता है गर्भाशय तैयार होता है। तो वहाँ से आपका मासिक जो होता है वहाँ तैयार होता है और वही अंडाणु क्या होता है कि मासिक के थ्रू हर महीने तैयार होते हैं और फिर योनि के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर हमेशा गर्भाशय याद रखना है कि निषेचित अंडा युग्मज जिसमें समाविष्ट हो जाता है वो क्या होता है? वो गर्भाशय होता है। तो डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है किन किन तत्वों का 38 है आपका, किन किन तत्वों का किन 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 तत्वों का तत्वों का तत्वों का प्राकृतिक नाम प्रतीक किन किन तत्वों का प्रतीक लैटिन से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, लिया गया है। तो मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन आप ले लीजिए। ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लीजिए। दूसरा आप ले लीजिए आयरन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड ऑक्सीजन, आयरन, मीथेन और चौथा आपके पास ऑप्शन है डियर फ्रेंड कि चौथा ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड एथेन। तो आपको डियर फ्रेंड बताना है कि इनमें से किन किन तत्वों का प्राकृत लैटिन से लिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कौन से तत्व का आपका लैटिन में लिया गया है, कौन से तत्व का प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे डियर फ्रेंड, आप ऑक्सीजन एक क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है और मीथेन और एथेन क्या है? ये कार्बन कंपोनेंट हैं। और यहाँ आयरन क्या है कि ये लैटिन से लिया गया है। तो यहाँ हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? आयरन के साथ जाएगा। हम कुछ लैटिन प्रतीक देखेंगे कुछ तत्वों का, तो वो हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो लैटिन में लिखे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम नोट करा देते हैं आपको सम लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट का लैटिन नाम है तो वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में और आप कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड आप नोट कर लीजिए सम
some Latin name, Latin name, some Latin name, some Latin name of element. तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि सम लैटिन एलिमेंट, हम आपको कुछ लैटिन जो नाम से जाने जाते हैं, जो कुछ तत्व, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे डाल दीजिए नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ सिंबल और यहाँ लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट या नेम। ठीक है, तो हमारा पहला जो नेम है एलिमेंट का, हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है और इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। अगर सोडियम का पूछ ले कि सोडियम का क्या लैटिन नेम क्या है, तो आप नेट्रियम याद रखिएगा कि सोडियम का क्या है, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है। आगे है आपका डियर फ्रेंड पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है या सिंबल है के, और इसका लैटिन है कैलियम। तो आपको याद रखना है कि कहीं पोटेशियम दिखे, अब पूछे कि लैटिन नेम इसका क्या है, तो आपको कैलियम याद रखना है। क्या है? कैलियम है। अगर कहीं सोडियम पूछ ले तो नाइट्रियम याद रखना है कि जिसका नाइट्रियम नाम है लैटिन भाषा में। और सिंबल है आयरन का। आयरन का सिंबल है Fe, और Fe को क्या बोलते हैं अभी मैंने बताया, फेरियम। फेरियम क्या है? इसका लैटिन नेम है किसका? Fe का। तो डियर फ्रेंड, ये आपको ये 3 मैंने लिखवा दिया। और भी हैं, कॉपर है आपका, कॉपर का Cu, इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम। याद रखना है डियर फ्रेंड, कहीं कॉपर अगर दिख जाए और पूछे लैटिन नेम क्या है तो क्यूप्रम याद रखना है आपको। और है डियर फ्रेंड आपका सिल्वर कहीं दिख जाए, Ag, सिल्वर कहीं दिख जाए तो इसका लैटिन नेम याद रखना है आर्गेंटम याद रखना है आपका। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर सिल्वर कहीं दिख जाए तो आर्गेंटम याद रखना है कि आर्गेंटम क्या होगा, इसका लैटिन नेम होगा। अगर गोल्ड कहीं दिख जाए आपको, गोल्ड, प्रश्न में कहीं गोल्ड दिख जाए तो Au, अरूरम याद रखना है इसका, अयूरम याद रखना है इसका। क्या होगा डियर फ्रेंड, अगर गोल्ड कहीं दिख जाए तो इसका लैटिन नेम अरूरम याद रखना है, एरूरम याद रखना है। और कहीं मरकरी दिख जाए आपको, मरकरी दिख जाए डियर फ्रेंड, मरकरी कहीं दिख जाए, Hg दिख जाए तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड हाइड्रोगेरम याद रखना है आपको कि इसका लैटिन भाषा में हाइड्रोगेरम बोलते हैं।
अगर मरकरी दिखे तो हाइड्रोगेरम बोलते हैं। और भी दो तत्व हैं, लेड और टीन। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेड। लेड अगर कहीं दिख जाए आपको तो पीबी बोलते हैं इसको। पीबी इसका सिंबल हो गया। और इसको बोलेंगे लैटिन भाषा में प्लोबियम। प्लोम्बियम। प्लम्बियम। प्लम्बियम याद रखना है इसका। और अगर टीन दिख जाए आपको क्वेश्चन में तो टीन का देखिए एसन होता है। और एसन क्या होता है, स्टेन्यूनम। स्टेन्यूनम याद रखना है आपका इसका सिंबल और लैटिन नेम। तो ये रहे कुछ आपके सम लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट। तो इतने एलिमेंट में से आपको सबको याद रखना है। अगर ये एग्ज़ाम में दिख जाए आपको तो आप अच्छे से कर पाएँ। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में और देखिएगा कि आप कर पाएंगे, याद रहा तो। अगर याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। और इसको मैं अब साफ कर रहा हूँ। और आगे क्वेश्चन है आपका, एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। और आप एफ का आप जानते होंगे कि अयस्क क्या क्या होते हैं। तो एफ के अयस्क हैं आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट। तो आपको ये एफ यानी आयरन के सारे अयस्क याद रखने हैं। क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये चार आपको और याद रखने हैं आयरन के। और जो होते हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि बताइए आयरन का और क्या है या क्या है। तो बताना पड़ेगा आपको कि आयरन का और क्या है। तो बताइएगा आप कि अगर उसमें ऑप्शन में देगा मैग्नेटाइट है तो अयस्क क्या होगा, इसका मैग्नेटाइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया होगा हेमेटाइट है तो हेमेटाइट आंसर होगा। अगर पूछ लेगा कि लिमोनाइट कौन किस धातु का अयस्क है तो आप एफ को टिक करके आएंगे। और अगर सीडेराइट पूछ लेगा तो आप एफ को टिक करके आएंगे। अगर आपसे सीने बार पूछ लेगा तो आप एच जी का और लगा के आएंगे। एच जी का क्या है, अयस्क है सीने बार। तो ये कुछ आपके क्या थे, अयस्क थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, एच जी का ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एच जी का हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में और वो सीने बार है। तो आप याद रखिएगा डियर फ्रेंड। आगे है आपका, कह रहा है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39 में एक न्यूमेरिकल है आपका पूछा गया था, जो वो है कोई बल कोई बल कोई बल 1 kg का है। कोई बल 1 kg पिंड की गति, कोई बल 1 kg पिंड की गति गति 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से क्या कर देता है, 8 मीटर पर सेकेंड से तक बढ़ा देता है। कोई बल 1 kg पिंड की गति 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हमको ज्ञात करना है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। हमको ये बताना है डियर फ्रेंड कि किया गया कार्य कितना होगा। तो कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि किया गया कार्य मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि।
किया गया कार्य बराबर क्या होगा कि गतिज ऊर्जा। किया गया कार्य मतलब पिंड में संचित गतिज ऊर्जा क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं डियर फ्रेंड, किया गया कार्य कार्य किसके बराबर होगा, तो पिंड में संचित क्या गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो डियर फ्रेंड, आपसे बोल रहा है कि कोई बल है जो एक केजी पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक क्या करता है कि बढ़ा देता है। तो पूछ रहा है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या कितना होगा। तो हम कह रहे हैं कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा, पिंड में संचित गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। और संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड, संचित ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस के हाफ एम v1 स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड, ये आपकी संचित ऊर्जा है। अगर पिंड 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ जाता है तो किया गया कार्य और पिंड में संचित ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी वन स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम हाफ एम को कॉमन ले लेते हैं और ये क्या होगा डियर फ्रेंड, v2 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, यहाँ हम v और m का मान क्वेश्चन से पुट करेंगे और हम w ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ वर्क क्या हो गया, w हो गया। तो w क्या होगा, हाफ इंटू 1, m बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है 1 kg और v2 बराबर दिया हुआ है 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि लिख लेते हैं हम, m बराबर क्या दिया है 1 kg, v2 बराबर क्या दिया है 8 मीटर पर सेकेंड और v1 बराबर क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये दिया हुआ है डियर फ्रेंड, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इसका क्या लिख सकते हैं 64 माइनस इसका क्या लिख सकते हैं 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, तो यहाँ से अगर 6 जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा डियर फ्रेंड और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा आपका और ये क्या होगा हाफ इंटू 40। तो डियर फ्रेंड, अब देख रहे होंगे कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 24 जूल। ये हो गया आपका वर्क। तो ये अगर 1 केजी पिंड को अगर 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया जाए तो वर्क कितना होगा हमारा 24 जूल तक होगा। ये आपका आंसर है और ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। तो डियर फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन था और ये आप देख रहे होंगे कि कैसे सॉल्व किया गया। तो याद रखिएगा, इसको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एनटीपीसी में, तो आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप उच्च सदन बताइए और निम्न सदन बताइए, फिर बताइए कि संसद कितने प्रकार के होते हैं या संसद किसे कहते हैं। और संसदीय जो संसदीय सदस्यता कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है और किस संविधान के देश से लिया गया है। तो डियर फ्रेंड, कह रहा है कि आपके पास 40 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन भारतीय संसद का उच्च
उच्च सदन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड, आपका ये क्वेश्चन है, तो आप बताइए कि संसद का उच्च सदन किस सदन को कहते हैं? तो आप जानते होंगे डियर फ्रेंड कि हमारे संसद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला तो हमारा राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा राष्ट्रपति होता है। इन तीनों से मिलके क्या होता है कि संसद बनता है। संसद बनता है तो संसद में उच्च सदन क्या है? संसद का उच्च सदन क्या है? वो राज्यसभा है। और निम्न सदन क्या है? तो लोकसभा है, जिसे लोगों की सभा कहते हैं। और राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, तो उसे राष्ट्रपति कहते हैं। तो इसका आंसर उत्तर होगा डियर फ्रेंड, क्या है? राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। राज्यसभा। तो डियर फ्रेंड, आपको संसद याद रखना है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद 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 जो है वो आपका अनुच्छेद 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 याद रखना है। अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद आपका 79 होगा। तो ये याद रखना है कि अगर संसद की बात करें कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 79 याद रखना है। और कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो डियर फ्रेंड, आपको याद रखना है कि अगर संसद का कहीं जिक्र आए तो आपको अनुच्छेद 79 चेक करना चाहिए आपके दिमाग में। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे एनटीपीसी में कि संसद किस अनुच्छेद में दिया गया है या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड कि 79 है जो संसद को व्यक्त करता है। और पूछ लेगा कि संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड कि वो क्या है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है या इंग्लैंड से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो आपको ये याद रखना है कि संसदीय प्रणाली किससे लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? इंग्लैंड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। और फिर संसद यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। संसद को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं डियर फ्रेंड। संसद को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका हो जाता है राष्ट्रपति पहला आपका हो जाता है राष्ट्रपति और दूसरा हो जाता है आपका राज्यसभा और तीसरा हो जाता है लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन या लोगों का सदन, निम्न सदन। लोकसभा का प्रति 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष की अवधि के बाद विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि ये उच्च सदन है।
और वो लोगों का सदन है या निम्न सदन है। तो डियर फ्रेंड, राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 अंगल अंगल भारतीयों को अनुमोदित करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, खेल और जितने क्षेत्र आते हैं कि जिनका प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा में राज्यसभा में नहीं है, तो उस क्षेत्र से उस प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और अगर लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है कोई, तब 2 अंगल भारतीयों को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछेगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो आपको याद रखना है कि 12 लोगों को। अगर लोकसभा का पूछेगा तो आपको याद रखना है कि 2 लोगों को मनोनीत करता है अंगल भारतीय समुदाय को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 250 है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका अनुच्छेद होता है, राज्यसभा का अनुच्छेद याद रखना है आपको। अनुच्छेद क्या है, तो 80 है। अनुच्छेद क्या है, तो 80 है। और इसका अनुच्छेद याद रखना है लोकसभा का, तो अनुच्छेद इसका क्या है, तो 81 है। ठीक है, 81 है। और अनुच्छेद 80 राज्यसभा का याद रखना है और लोकसभा का 81 याद रखना है आपको डियर फ्रेंड। तो आपको 81 याद रखना है। इसमें इसमें मैक्सिमम सीटों की संख्या, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम अधिकतम सदस्य 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 कितने हो सकते हैं, तो वो आपके 250 हो सकते हैं, 250। इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो वो हैं आपके 245। तो आपको इतना याद रखना है डियर फ्रेंड। अगर राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80, अगर अधिकतम सदस्य पूछ ले कितने होते हैं राज्यसभा में, तो आपको याद रखना है कि 250 होते हैं। और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो आपको याद रखना है कि 245 है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 552 याद रखना है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552। और वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये रहा आपका लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है, तो आपको अनुच्छेद 61 याद रखना है। अगर पूछे कि आपसे पूछ ले कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आएगा। 56, उसके बाद 4 जोड़ दीजिए, उसके बाद 52 में 4 जोड़ दीजिए, 56 में 4 जोड़िए, 60। तो ये आपको याद रखना है कि 352, 356 और 360 होते हैं। तो वो जब क्वेश्चन में आएगा डियर फ्रेंड, तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड कि किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो आपसे 41वां क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड, किस देश की तटीय रेखा तटीय रेखा तटीय रेखा तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है,
विश्व में सबसे सबसे लंबी है। तो डियर फ्रेंड, आपको ये बताना है कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तो आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो है कनाडा। तो कनाडा की सबसे बड़ी क्या है, सबसे लंबी तटीय रेखा है, जिसे तटीय रेखा का मतलब होता है कि समुद्री तटीय है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, कनाडा में है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये याद रखना है आपका कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, और सबसे सबसे विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो कनाडा की है। कनाडा कनाडा को आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो कनाडा की है। अब बताइए कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो डियर फ्रेंड, आप बताइए कि भारत में क्या तटीय रेखा किस राज्य की सबसे लंबी है। तो आपको गुजरात याद रखना है कि गुजरात जो है वो भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा रखने वाला राज्य है। आप बताइए कि सीएम कौन है। तो सीएम है विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत हैं, क्या है, गवर्नर हैं गुजरात के। और गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर याद रखना है आपको। और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था, आपको याद रखना है। तो डियर फ्रेंड, ये रहा आपका 41वां क्वेश्चन। हम 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो आपको गुजरात याद रखना है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। और गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी है। और गुजरात के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ पर बता दे रहा हूँ आपको। और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है किस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि जितने जीके के क्वेश्चन आए हैं, और मैं क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा इसमें आगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर भी कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम कल मिलते हैं। अभी के लिए हैव ए नाइस डे।